हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोगों की जो डेली टारगेट की क्लास थी संकल्प बैच के अंतर्गत, जिसमें हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली टारगेट की क्लास कर रहे थे। लेकिन लास्ट टाइम इट मीन्स कि कल जो बीत गया, यस्टरडे वाला कल, जिसमें मैंने एक दिन का ब्रेक दिया था खासकर उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो सर्विस में थे, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या फिर हाउसवाइफ थे या काफ़ी जिम्मेदारियां थी उनके ऊपर। तो कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि सर उनके टारगेट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैंने कल का ओनली ब्रेक दिया था। तो कई लोगों ने तो समझा कि शायद ये सर अब बंद कर दिया आपने। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो मैंने कहा है उसको मैं लेकर चलूंगा। अगले 50 दिन आप लोग मेरे साथ लगे रहिए, बिल्कुल आपकी बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। फिर अगले 50 दिन के बाद एक नया प्लान तैयार करूंगा आप लोगों के लिए, जो बिल्कुल एग्जाम के लिए बूस्टर का काम करेगा। लेकिन उसके लिए पहले हमें बेसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं तो भी, और अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट के साथ या आप पुराने एस्पिरेंट हैं जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है लेकिन एक सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत हेल्पफुल है। ऑलरेडी हम लोगों ने डेली टारगेट की सीरीज में 8 दिन कंप्लीट किया था, टारगेट 8 दिन का, और जिसमें हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर लिया, बायोलॉजी भी कवर हो चुकी, जनवरी और फरवरी की मैगजीन कवर हो गई, और 70 to 80% आपके पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो गए हैं। केवल और केवल ये 8 दिन की डेली टारगेटेड क्लास है, और डेली जो है कि आपकी मेहनत थी, आपने 5 से 6 घंटा मेरे कहने पर निकाला अपने लिए, और जिसका परिणाम आपको बहुत ही अच्छा देखने को खुद मिला होगा। खुद आपने अपने आप को चेक किया होगा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, या पढ़ाई की रूटीन को देखकर, या रेगुलर टारगेट को प्रेशर लेकर आप कर रहे हो, ये सारी चीजें आपने खुद फील की होंगी। तो इसी कड़ी में आज हमारा टारगेट नंबर कौन सा शुरू होगा? 9। और मैंने पहले ही कहा था कि जब आप टारगेट नंबर 9 पे पहुंचोगे तो आप देखोगे कि लगभग 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। तो इस तरीके से हमने प्लान सेट कर रखा है आगे तक का पूरा, कि कब कितने दिनों में हमें क्या क्या टॉपिक कवर कराने हैं। और जहां से डायरेक्टली हर बार प्रश्न आता है ना, जो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होने की वजह से गलत हो जाता है, वो अब गलत नहीं होगा। एक एक नंबर की हम इंपॉर्टेंस को समझेंगे दोस्तों, और एक एक नंबर को सही करेंगे। जैसे आज हमारा टारगेट नंबर 9 है, और आज मैंने पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये इस सब्जेक्ट को ले लिया है। सोर्सेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है अगले 24 आवर्स में। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है संविधान सभा समितियां। जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो कुछ समितियां बनाई गई थी, और उनके माध्यम से संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा था, जिसमें कुछ लोगों को अध्यक्ष बनाया गया था। जैसे नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। मूल अधिकारों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? या फिर संघ शक्ति या संविधान शक्ति के जो अध्यक्ष थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसी तरीके से अल्पसंख्यक मामलों के लिए जो समिति थी, तो विभिन्न प्रकार की लगभग गिन चुन के 8 से 10 समितियां बनी, जो एग्जामिनर बार बार आपसे प्रश्न पूछता है और आप गलत कर देते हो क्योंकि बहुत सारी समितियां पढ़ते ही नहीं हो, रेगुलर में नहीं रखते हो। तो ये समितियां आपको पढ़नी है, रटनी है। जरूरत पड़ने पे आप अपने कॉपी पे पेन डाउन करो, या फिर मैं आपके लिए नोट्स जो बताऊंगा उसे भी फॉलो कर सकते हो। पहली चीज तो ये आपको पढ़ना है, यहाँ से एक प्रश्न आता है। दूसरा एक प्रश्न आता है संविधान निर्माण के स्रोत कौन कौन से, कहाँ कहाँ से हमने संविधान लिया है। जैसे भारत की जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये हमने ब्रिटेन से लिया है, या स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान हमने यूएसए से लिया है, मूल अधिकार का प्रावधान हमने यूएसए से लिया है, मूल कर्तव्य का प्रावधान हमने रसिया से लिया है, या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान हमने जापान से लिया, संवैधानिक आपातकाल, ये सारे जो प्रावधान अलग अलग लिए गए, नीति निश्चक तत्वों की बात करें या जो भी प्रावधान है, ये सभी किन देशों से लिए गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि हर देश का आपको 4 से 5 याद कर लेना है। कितना? हर देश का केवल 4 से 5 आपको याद कर लेने हैं, बस वहीं से आपको एक ना एक प्रश्न एलिमिनेट करने के लिए आ जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर आपको मान लेते हैं 3 ही याद हैं, तो भी आप देखो आपने 3 देशों के 3-3 पॉइंट भी याद कर रखे हैं, इट मीन्स कि 3 देशों के 9 पॉइंट आपको याद हो गए। एग्जामिनर इन 9 में से कम 2 पॉइंट तो ऐसे रखेगा जो आपको पता होंगे, और बाकी जो 2 पॉइंट नहीं होंगे आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो। अगर सारे के सारे याद कर लेते हो तो और बेहतर है। लेकिन यहाँ से आप पीवाईक्यू सीरीज में देख लो, चाहे आरओ प्रीलिम्स या मेंस में देखो, या फिर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में देखो, या अदर स्टेट के जो प्रीलिम्स हैं उसमें भी देखोगे, तो यहाँ से एक प्रश्न मिलता है, तो इसे भी आपको तैयार करना है। इसके बाद आपको सभी भाग, जितने भी जो है कि भाग नंबर 1 से लेकर 25 तक है। अभी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, मुझे याद है टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में, कि उन्हें सर भाग 25 नंबर नहीं मिल रहा है। मेरे भाई, भाग 1 से लेकर 22 तक ही आपको केवल टोटल मिलेगा, लेकिन 25 का मतलब हो गया जैसे 3 भाग ऐसे हैं जो संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से जोड़े गए हैं। जैसे पंचायती राज के लिए एक अलग से भाग दे दिया गया, या फिर आप देखो 51 क नहीं 4 क, भाग 4 क में क्या दिया गया?
फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये भी तो एक नया पार्ट हो गया। या फिर भाग 14 का, या एक ही बात कर लो जिसमें ट्रिब्यूनल की बात की गई। तो ऐसे करके 3 अलग अलग भाग जोड़े गए हैं, जिसलिए 25 हो जाते हैं। तो कोई 25 नंबर का भाग नहीं है, भाग संख्या केवल 22 तक है। तो इसको आपको याद करना है कि भाग संख्या 1 में संघ के बारे में है, 2 में जो है कि नागरिकता के बारे में, 3 में मूल अधिकार है, 4 में डीपीएसपी है, 4A में मूल कर्तव्य है, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है, भाग 7, भाग 8, ऐसे करके सारे भाग को आपको याद करना है। मैं मानता हूं कि पहली बार रीडिंग में आपको कुछ चीजें याद होंगी, कुछ चीजें नहीं याद होंगी, नो डाउट। मैंने पहले ही कहा कि अगर अभी तक आपने पढ़ा नहीं है ना इस तरीके से, तो पहले पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि मैं महात्मा गांधी जी के उन सिद्धांतों पर चलता हूं। अगर आपने इतिहास पढ़ा है, गांधी जी की पद्धति को पढ़ा है, तो वहां से कम इतना सीखो, जैसा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से जनता को आंदोलन करना सिखाया था। परिपक्व नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे उन्हें परिपक्व कर रहे थे। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर 1942 के आंदोलन में इस तरीके से उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया दोस्तों, कि या तो करो या तो मरो, अर्थात या तो आज़ादी ले लो या तो फिर मर जाओ। लेकिन वहां पे फिर बाद में आंदोलन को रोका नहीं गांधी जी ने, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जनता आंदोलन करते करते परिपक्व हो चुकी है, जो मेरे साथ 1917 चंपारण से शुरू की थी। क्लियर होगी? तो मैं भी ये जानता हूं कि मैंने आपको डेली 8 टारगेट दे दिए थे। 8 दिन में आपको इतना तो मैच्योर करा दिया होगा कि हाँ सर 5 से 6 घंटे तो मेहनत करनी पड़ेगी। केवल कोटा पूर्ति कर लेने से प्रीलिम्स छोड़िए, आप प्रीलिम्स का पी भी नहीं कर पाओगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैंने 8 दिन आपको मैच्योर किया, उस लेवल पे आपको परिपक्व किया। अब मैं आपको टारगेट जो है कि थोड़े बड़े करूंगा, ताकि आप और ज्यादा फोकस्ड हो सको, क्योंकि एग्जाम का पता नहीं है, क्या पता आयोग जुलाई में ले ले। तो कम से कम इतना तो पढ़ के जाओ कि आपको 90 to 95% जो है कि क्वेश्चन देखने को मिल जाए, मतलब इतने क्वेश्चन। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सभी भाग को पढ़ना है। अनुसूचियां दोस्तों 12 जो अनुसूचियां हैं इनके बारे में पढ़ो। पहली अनुसूची किसके बारे में? दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची शपथ, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटें, पांचवी अनुसूची शेड्यूल ट्राइब्स मतलब शेड्यूल एरिया, छठी अनुसूची अत्रि में भी यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जिसको ट्राइबल एरिया कहते हैं, सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची जो भाषा सम्मिलित है। इस तरीके से आपको पूरी 12 अनुसूचियां याद रखनी है एक एक कीवर्ड से। दूसरा नेक्स्ट एक टॉपिक आपको पढ़ना है उद्देशिका या प्रस्तावना। अब उद्देशिका प्रस्तावना से 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न कि समाजवाद, निरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 शब्द जोड़े गए ये किस संवैधानिक संशोधन से जोड़े गए? 42, 44, 46, 45 आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न बनता है कि इनका क्रोनोलॉजी पूछता है, जैसे यूपी पीसीएस में अभी आरओ एग्जाम में 11 फरवरी को पूछा गया था कि प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र राज्य लिखना है या लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य लिखना है या समाजवाद पंथ निरपेक्ष करके लिखना है। ये क्रम आया था, अगर आपने आरओ का पेपर दिया होगा तो ये क्रम भी पूछा जाता है। ऐसे ही एक क्रम नीचे का पूछ लिया था कि अधिनियमित आत्मार्पित अंगीकृत है या फिर अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित है, क्या किस नाम से है, ये आपसे पूछा है। एक और प्रश्न यहां से बनता है कि बेरूवाड़ी वाद में क्या प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था, यानी उसका अंग माना गया था, या केशवानंद भारती में माना गया था, या किसी और केस में। तो ये 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, बस इन 5 में से एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। या फिर एक प्रश्न और बनता है कि संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा माना जाता है। आर्टिकल 32 भी देता है ऑप्शन में और प्रस्तावना भी देता है। तो ये सारी चीजें आपको प्रस्तावना के चैप्टर से कंप्लीट होंगी। और अगला इसमें पॉलिटी में आपको लास्ट टॉपिक ये पढ़ना है कि राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह के बारे में, कि राष्ट्रीय झंडे को, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे कब अपनाया गया, राष्ट्रपति का पद अपनाया कब गया, या फिर आपकी जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय पुष्प है, इनके बारे में भी कभी बाई चांस बाई डिफॉल्ट प्रश्न बन जाता है। लेकिन आपको भी ये पता है कि पीवाईक्यू अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो ये जो टॉपिक आपके सामने दिख रहा है ना, ईमानदारी से अपने आप से पूछो अगर आपने पीवाईक्यू किए होंगे कि इनमें से जो आपके सामने दिख रहे हैं सारे टॉपिक ऐसे हैं जहां से एक ना एक प्रश्न आ जाता है। तो अगर मैं कहूं कि अगर इतने टॉपिक को मैं एक कंप्लीट मान लूं ना, तो यहां से आपको जो 6 टॉपिक दिख रहे हैं इसमें से 3 से 4 प्रश्न आने की संभावना 100% है। लेकिन आप गलत क्यों कर दोगे? क्योंकि आप पॉलिटी को बहुत आसान समझते हो कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वहीं बाएं हाथ में जो है कि एग्जामिनर का भी खेल होता है जीरो बनाने में, मीन्स आपका गलत हो जाता है। तो इन सब चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये पॉलिटी का आज आपको इतने सेगमेंट को पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप कहोगे सर आपने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, या संवैधानिक विकास क्रम छोड़ दिया, 1919 का अधिनियम छोड़ा, 1935। छोड़ूंगा कुछ नहीं, लेकिन एक क्रोनोलॉजी के साथ लेकर चलूंगा। तो उनके साथ अगर आप चलोगे तो आपके टारगेट्स अच्छे से कंप्लीट होंगे। बायोलॉजी में आज हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें आपने देखा होगा बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है,
ठीक है। बायोलॉजी में आप देखोगे कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग आपको पढ़नी है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है और विविध वाला सेक्शन। और इसके लिए जो मैंने सोर्सेज बताए हैं वो इतने ही काफ़ी हैं। अगर आप घटना चक्र को फॉलो करते हो, घटना चक्र पूर्वालोकन को फॉलो करते हो, 2024 की मार्केट में आ चुकी है या फिर 2023 की, जो भी आपके पास हो, खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 2023 है या 2024, दोनों में से कोई भी आप उससे पढ़ लीजिए। और इसके साथ मैंने ये भी कहा था कि सेम चैप्टर को आप लूसेंट से भी पढ़ते रहना। किससे? लूसेंट से। बस इन दोनों सोर्सेज को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो ये समझो आपका बायोलॉजी का यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स में काम हो जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। दैट्स क्लियर। तो ये बायोलॉजी में आपको लास्ट चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि आपने ह्यूमन के बारे में पढ़ लिया, प्लांट के बारे में पढ़ लिया, बायोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, लेकिन लास्ट में जो आनुवंशिक टेक्नोलॉजी आती है, इंजीनियरिंग, जिसमें डीएनए का होता है, आरएनए का होता है, स्टेम सेल होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है, ह्यूमन जीनोम एडिटिंग होती है, फिर पायरेसी होती है, पेटेंट होते हैं, ये सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं। या फिर 3BB पेरेंट होते हैं, और इन विट्रो फर्टिलिटी होती है, सरोगेसी होती है, ये सारे जो है कि, और कैसे जो है कि वायु मतलब कि वाटर का रेमेडियल कहा जाता है, कैसे वाटर को उपचारित किया जाता है, या इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़नी है। और फाइनली लास्ट में विविध भी पढ़ना होता है, जो विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो विविध सेक्शन के अंतर्गत होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप बायोलॉजी आज कंप्लीट कर लोगे तो कल मैं इसमें एक दूसरा सब्जेक्ट ऐड कर दूंगा, जैसे आज मैंने पॉलिटी को ऐड कर दिया है। तो ये 2 टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं। अब मैं अगर एक एक करके सोर्स की बात कर लेता हूँ, तो देखिए पॉलिटी के लिए जो आपको सोर्स फॉलो करना है ना, पॉलिटी के लिए, इन चैप्टर्स के लिए स्पेशली, या पूरी पॉलिटी के लिए भी मैं कहूँ तो जिन लोगों ने लक्ष्मीकांत पहले से पढ़ रखी है तो आप उन्हीं को पढ़ लीजिएगा, या जिसने कोई भी बुक पढ़ी हो तो उसको पढ़ लेना। अगर आपको लगता है कि सर नहीं, मुझे अभी नए सिरे से कोई बुक बताइए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए घटना चक्र। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पॉलिटी में सामान्यतः जो प्रश्न आते हैं ना, वो घटना चक्र से 90% के 95% फंस जाते हैं। आरओ में मैंने घटना चक्र के एक शॉर्ट नोट्स बना रखे थे जो सभी सब्जेक्ट्स के हैं। यहां से मैंने बताया था कि सारे के सारे जितने भी 12-13 प्रश्न आए थे, सब इसी घटना चक्र के अंदर से थे। कोई ऑप्शन को इधर से उधर उठा के, कोई क्वेश्चन के एलिमिनेशन को इधर से उधर उठा के सेट कर दिया गया था, क्योंकि पॉलिटी का ज्यादा हार्ड एंड फास्ट पेपर नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लक्ष्मीकांत अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहे तो घटना चक्र पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है परीक्षावाड़ी पढ़नी तो आप परीक्षावाड़ी से पढ़ लो, महेश बर्णवाल से पढ़ना तो महेश बर्णवाल पढ़ लो। कोई भी एक बुक फॉलो करना, बार बार मल्टीपल बुक को फॉलो मत करना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर हमें घटना चक्र भी पढ़ना है, तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, उससे जो है कि काफी आराम मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यू के माध्यम से आप रिवीजन कर पाओगे। और साइंस के लिए तो नो डाउट दोस्तों, बस घटना चक्र और लूसेंट काफी है। अगर आप घटना चक्र नहीं पढ़ रहे हो, लूसेंट नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको जो मन करे वो पढ़ सकते हो। परीक्षावाड़ी पढ़नी पढ़ो, महेश बर्णवाल पढ़नी पढ़ो, जो मन करे वो पढ़ो, ठीक है। ये आपके ऊपर है, मैं केवल टॉपिक बता रहा हूं। ये वो टॉपिक है जहां से आपको प्रश्न मिलते ही मिलते हैं, फिर चाहे कोई भी सोर्स फॉलो कर लो। अब बात करते हैं, हम यहाँ करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो जनवरी का जैसा कि हमने पूरा रिवीजन किया था, जब सारे सेगमेंट पढ़ लिए थे, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, बजट, खेलकूद, ये सारा पढ़ा था। फिर फाइनली जाके हमने उसको एक रिवीजन के लिए दे दिया। सेम उसी तरीके से फरवरी की भी हमने नेशनल पढ़ा, इंटरनेशनल पढ़ा, यूपी स्पेशल पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। और अब आपको संपूर्ण रीडिंग एंड रिवीजन करना है, ठीक है। संपूर्ण रीडिंग एंड रिवीजन आपको कर लेना है। इकोनॉमिक घटनाक्रम मुझे याद है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, तो कोई बात नहीं, मैं उसे कल के दिन में ऐड कर दूंगा। लेकिन अभी जितना भी पढ़ा है अपने फरवरी वाले को, उसको जल्दी जल्दी आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इतना काम देखो करना पड़ेगा, ठीक है। परेशान मत हो, इस रिवीजन सीरीज को मैं फरवरी 2024 की जो मंथली मैगजीन है उसे मैं लगातार 2 दिन चला दूंगा। कल भी आप पढ़ लेंगे, मतलब आज के टारगेट में मिलना, और कल के टारगेट में भी रख दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचो आज नहीं करेंगे सर कल कर लेंगे, तो फिर आपके पास 24 घंटे ही बचेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही प्रो टिप दे दी कि भाई इसको मैं 2 दिन चलाऊंगा। इट मीन्स कि 48 घंटे है आपके पास कि फरवरी 2024 के करंट को रिवीजन कर लेना है, जो बचा उसे पढ़ लो। अब यहाँ पर यूपी पीसीएस पीवाईक्यू में मुझे याद है कि हिस्ट्री पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा, एनवायरनमेंट पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, साइंस पढ़ा। एक इंपॉर्टेंट मेजर सेक्शन बच रहा है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को भी 2013 से लेकर 2023 तक का करना है। अगर एवरी ईयर में मान के चलो 20 पेपर आ रहे हैं तो कितने क्वेश्चन आएंगे? लगभग 200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। लेकिन इनमें उन प्रश्नों को काट देना दोस्तों जो उस समय के बजट से संबंधित होंगे या उस समय की योजनाओं से समय। अब मान लीजिए 2014 का आपने कोई प्रश्न पढ़ा, उसमें 2013 के बजट से प्रश्न पूछा गया है, उन प्रश्नों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस समय के बजट से पूछे गए थे। अब आपसे 2024 के बजट से प्रश्न आएगा।
क्लियर। लेकिन पढ़ना क्या है फिर उसमें, जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स होगी, जो बेसिक इकोनॉमिक्स होगी, या फिर जो थियरी होगी, जो पुस्तक होंगी, जो सिद्धांत होंगे, जो वक्र होंगे, जैसे लाफर वक्र हो गया, कुजनेट्स वक्र हो गया, ठीक है, ये अलग अलग जो वक्र होते हैं, किसने दिए, क्या रिलेशन होते हैं, इनको पढ़ना है। लेकिन अगर कोई ऐसी योजना है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है उसी साल की, या जो बजट से रिलेटेड है उसी साल के, तो इन चीजों को छोड़ देना। जैसे कोई आंकड़े हैं कि भाई उत्पादन कितना हुआ था इस वर्ष जो है कि प्रोडक्शन कितना हुआ, कौन से राज्य का रैंकिंग कितना था, नीति आयोग ने रैंकिंग जारी किया, लॉजिस्टिक रैंकिंग जारी किया, तो इन सब चीजों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सब उसी समय के लिए जरूरी थे, 2024 के लिए जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से आप जब देखोगे तो लगभग आपको केवल 130 प्रश्न आसपास मिलेंगे पूरे के पूरे 200 में से। 70 प्रश्न ऐसे निकल जाएंगे 10 साल में जिनकी कोई रिलेवेंसी नहीं है, आप उन्हें एक बार कट कर देना, ठीक है। उसके बाद बाकी जो सब क्वेश्चन बचेंगे 130, इसके लिए बहुत बार आप लोग पूछते हो सर सोर्सेस कहाँ मिलेंगे, तो सोर्सेस के लिए मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट समझता हूँ वो समझता हूँ दृष्टि IAS पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो घटना चक्र होनी चाहिए, तो घटना चक्र को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, PYQ के लिए आती है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप यूथ पब्लिकेशन का फॉलो कर सकते हो, यूथ कंपटीशन का। इन तीनों में से कोई भी एक फॉलो कर लो, और अगर फिर भी कुछ नहीं है तो देखो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खाली गोल बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है। किताब नहीं है तो किताब मंगाओ, क्योंकि एक बार किताब में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो आप दिन भर जो है कि बर्गर पिज्जा पता नहीं क्या क्या खाते रहते हो, कहाँ कहाँ घूमते हो, बहुत पैसा बर्बाद करते हो, तब आपको पैसे का माया नहीं आता है। किताब खरीदते समय ही जो है कि आपको दिक्कत होने लगती है। तो दोस्तों किताब अगर एक बार इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो वो हमेशा के लिए लाइफ बना देगी किताब। किताबों पे इन्वेस्ट करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। 100 200 300 400 रुपए की जो भी किताब है कैसे भी करके अरेंज करो पैसे को और ले लो, ताकि आप एक बार पढ़ोगे, तैयारी होगी, सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर उन किताबों में न जाने कितने पैसे आप कमाओगे। समझे मेरी बात को। तो ये हो गया। और हमारा यूपी PCS के बाद डेली रिवीजन एक बॉक्स रहेगा कि आज हम रिवीजन क्या करेंगे। हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट पढ़ लिया है, ज्यादा नहीं दूंगा अभी रिवीजन में, क्योंकि अभी मैंने इसमें CSAT भी इंक्लूड नहीं किया है। आप समझ पा रहे हो कि क्या क्या प्रेशर मैं धीरे धीरे आपको बढ़ाने वाला हूं। मैंने इसीलिए धीरे धीरे आपको मैच्योर किया 8 दिन में 9 दिन में, कि आप मेरे साथ टारगेट को अचीव करना सीख लो। मैंने अपना डेली प्लान बताया था कि कैसे मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात 2 बजे तक जगता हूँ, केवल 5 घंटे की नींद पूरी करता हूँ। टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट भी किया था कि इस तरीके से शेड्यूल फॉलो करता हूँ। और आप लोग जो है कि घर बैठ के सर्विस में अगर नहीं भी हो या सर्विस में हो तो मैं मानता हूं कि चलो समय कम मिलता है, लेकिन जो लोग सर्विस में नहीं है, जिनके पास पूरा टाइम पड़ा है, दिन भर पढ़ना है और लाइब्रेरी जाना है। अब कोई मुझे ये दुहाई मत देना कि सर लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं जानते हो, लड़कों की प्रॉब्लम नहीं जानते हो, या सर्विस में नहीं हो तो आपको क्या पता। मैं भी उसी दौर से आया हूँ, मेरी भी सर्विस कोई पुरानी नहीं हुई है, 2-2.5 साल ही हुए हैं। उस दौर से मैं भी आया हूँ कि कैसे एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में हर एक चीज के लिए संघर्ष करता है। तो मुझे उस संघर्ष की कीमत पता है, और वही संघर्ष की कीमत मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भी वो कीमत लगाओ, ठीक है। तो बहाने पट्टी मुझे मत बताना कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं टाइम है, आप बैच को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जैसे फॉलो कर रहे थे वैसे कर लो। अगर मेरे टारगेट से जरा भी आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है तो बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग फॉलो करो, ताकि आपका भला हो सके। मैं बस यही चाहता हूँ, ठीक है। दूसरी बात करें तो यहाँ पे जो डेली रिवीजन बॉक्स हम लोग डेली रखेंगे, क्योंकि जितना भी पढ़ लिया आपने उसको अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो ना तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा पढ़ने का। इसलिए रिवीजन को डेली रखना है। तो आज हम लोग रिवीजन में क्या रखेंगे, केवल सिंधु घाटी सभ्यता को रिवीजन में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने जो भी चीज पढ़ी थी ना उसको पूरा रिवीजन कर लेना है, ठीक है। पूरा आपको रिवीजन कर लेना है। जैसे कौन सी नदी के किनारे कौन से स्थल है, किस स्थल का खोज किसने किया, कहाँ पे मूर्ति मिली, कहाँ पे हल के निशान मिले, कहाँ काली चूड़ी मिली, कहाँ पे कुत्ते के निशान मिले, कहाँ पे डॉकयार्ड मिला, ये सारी चीजें। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता है, कौन सी आलमगीरपुर है, मांडा क्या है, ये सारे चैप्टर्स के अंतर्गत आपको पढ़ना है। एक ही टॉपिक पढ़ो, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता 2023 में भी आया, 22 में भी आया, 21 में भी आया, 20 में भी आया। PYQ उठा के देख सकते हो, लगातार ये प्रश्न आ रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता आज हमारा रिवीजन बॉक्स में रहेगा। धीरे धीरे ये रिवीजन बॉक्स की भी सीरीज बढ़ेगी। ऊपर की सीरीज में तो कोई कमी नहीं होगी, सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ वो तो और बढ़ सकते हैं, लेकिन रिवीजन बॉक्स में भी मैं आपको और बढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आपके पास इतना ही समय है कि पहले इतना कर लो। इसके लिए चाहे आपको रात में 2 बजे जगना पड़े, रात के 3 बजे जगना पड़े, करो। नहीं करोगे ना तो फिर वही शोषण वाली स्थिति रहेगी कि आपको पैसे के लिए जब कीमत समझ में आएगी ना, वो मैंने किसी की वीडियो देखी थी दोस्तों, कि आपको पैसे की कीमत तब समझ में आएगी जब आपके हाथ में एक बैग होगा और एक गोद में आपका बच्चा होगा और आपकी वाइफ न जाने कितने धक्के खा रही होगी ट्रेन में उस जनरल बोगी में सीट लेने के लिए। तब आपकी नज़र में सबसे पहली जरूरत होगी सीट की, कि आपको सीट मिल जाए बस मेरे बीवी बच्चों के लिए। फिर आपको ये भी फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरी बीवी कहाँ गई, ये सब चीज़। और अगर मेहनत कर लोगे, नौकरी करोगे, अच्छी जॉब पाओगे तो AC क्लास में जाओ, घूमो,
आराम से। मेरा भी संघर्ष में जीवन रहा है। मैं जब ग्रेजुएशन में था तो मैं जनरल बोगी में जाता था, कई बार होता था कि मैं टिकट ही नहीं लेता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने उस संघर्ष को किया, धीरे धीरे मैंने अपनी क्वालिटी को इंप्रूव किया, फिर स्लीपर टिकट की, फिर फ्लाइट की, फिर एसी भी कर रहा हूँ और अब मैं एसी ट्रेन से जाता हूँ। मैंने मेहनत की दिन रात और सर्विस ली और फिर पैसे कमा रहा हूँ और अपनी सुविधा को यूज कर रहा हूँ। तो आपको भी इन सुविधाओं के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फिर ये बहाना मत देना कि मेरे परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बीवी है, मेरे पति है, मेरी माँ है, मेरी पढ़ाई है। 1 साल के लिए मैं कह रहा हूँ अपने आप को भूल जाओ कि आप आसपास किसी के रहते भी हो। मुझे पता है प्रैक्टिकली लाइफ में जरूरी नहीं है, लेकिन मोटिवेट करना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा आप समय बढ़ाओगे अपनी पढ़ाई का तो आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये रही आज की सीरीज और इनके सोर्सेज के मैंने बारे में ऑलरेडी पहले आपको पता रखा है। घटना चक्र के आप 110 शॉर्ट नोट्स हमारे यहाँ से परचेस कर सकते हो। जो डिस्प्ले पे आपको नंबर दिखा रहा है, लिख रहा हूँ मैं, इस नंबर पे आप जो है कि मैसेज करोगे तो वहाँ पे हमारी जो टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। अगर आपको घटना चक्र बुक पढ़ने में टाइम लग रहा है तो आप इसके 110 नोट्स ले सकते हो, डेमो देख सकते हो। क्लासेस मैंने ऑलरेडी करा दी है, जहां से कम समय में घटना चक्र के माध्यम से अपने टॉपिक को रिवाइज कर लोगे और पढ़ लोगे। तो इन्हीं उम्मीद के साथ मिलते हैं हम लोग कल टारगेट नंबर 10 में। बिल्कुल टारगेट डेली टू डेली चलेंगे, रिवीजन सीरीज भी होगी, सीसैट भी इंक्लूड करूंगा इसमें। धीरे धीरे और मैच्योर कर लूं, पहले आपको मैं 1-2 दिन, फिर सीसैट भी इंक्लूड करूंगा। बिल्कुल परेशान मत होना सीसैट जिसका नहीं हो रहा है, ठीक है, यूपीपीसीएस का। मैं बिल्कुल सही स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें आरओ और यूपीपीसीएस दोनों के लिए काम आएगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।